हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो आज जो है सैटरडे है, पूरे हफ्ते भर की खबरों का रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक है। और अभी डीआरडीओ में बच्चे आपका जीके हट गया है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो ये अपडेट ले लीजिए, ठीक है। एक मैं कहूंगी कि जीके को पढ़ने का जो आपके ऊपर लोड था डीआरडीओ ने वो कम कर दिया है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस और भी किए गए हैं। तो सारे चेंजेस आपको पता होने चाहिए एग्जाम के बारे में, ठीक है। मन में क्लियरिटी रखिए और एग्जाम के लिए जो है आपका लगातार जो है पढ़ते रहिए। और जो बच्चे चेंजेस हुए हैं, इस चेंजेस के कारण जो है आपका डीआरडीओ में इंग्लिश जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं कहूंगी। सब्जेक्ट तो बच्चे इंपॉर्टेंट पहले से ही था, लेकिन फाइनल जो मेरिट मेकिंग जो सब्जेक्ट होता है ना, वो इंग्लिश तो आपका बन चुका है ना। अब आपको अगर पता हो तो टाइम बाउंडेड हो गया है एग्जाम। पहले जो है आपका टाइम बाउंडेड नहीं था, तो हर सेक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जो है आपकी काम आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस आपको करनी ही बचे, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है आपका एक पर्टिकुलर टाइम ही दिया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो चीजें जो है आपको करनी है। और स्टार्टिंग से ही जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, जब आप चीजों को पढ़ रहे हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं, तो साथ में आपको जो है मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर देना है बच्चे, ठीक है। मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर देना है। और जितने भी बच्चे हमारे डीआरडीओ सीबीटी 1 से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी बिल्कुल फ्री है बच्चे, ठीक है। मॉक टेस्ट आपका फ्री है। तो ऐसा नहीं करना कि पहले जो है सिलेबस खत्म कर लें और उसके बाद में जो है हम टेस्ट दे रहे हैं। अभी से जो है टेस्ट भी देना है आपको, अभी से जो है अपनी स्पीड पे, अपनी एक्यूरेसी पे अभी से काम करना है ना, क्योंकि बहुत लंबा समय आपको नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में खबरों में रहा RELOS, ये एक एग्रीमेंट का नाम है। मैंने आपको कहा था याद रखना, ये जो एग्रीमेंट है इसमें आपका L और S बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, क्योंकि ये आपका लॉजिस्टिक के लिए है। ये समझौता हुआ है भारत और रूस के बीच में। किसके बीच में हुआ है? भारत और रसिया के बीच में बच्चे आपका ये समझौता हुआ है, याद रखना। इसके बारे में और क्या क्या चीजें आपकी हैं जो कि याद रखने लायक है? सबसे पहले ये आपका एक बायलैटरल रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट है, याद रखिएगा। 18 फरवरी 2025 में मॉस्को में जो है आपका इसे साइन किया गया था और रेटिफाई बच्चे आपका ये हुआ है अभी 2 दिसंबर 2025 में रसिया के द्वारा किया गया है। इंडिया के द्वारा पहले ही इसे रेटिफाई कर दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका यहाँ पे क्या है कि प्योरली लॉजिस्टिक एक्सेस ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, ट्रांजिट एंड ऑपरेशंस, ठीक है। दोनों देशों के बीच में जो भी चीजें आपकी होंगी, जैसे कि हम कोई लेन देन कर रहे हैं, हथियार का व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई एक्सरसाइज है, कोई आपका लेन देन है, व्यापार है, उसी के दौरान जो आपकी लॉजिस्टिक होगी उसमें बच्चे आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट दोनों ही देशों के द्वारा दिया जाएगा एक दूसरे को, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बच्चे आपका यह है, इसमें कोई परमानेंट बेसिस नहीं है कि इतने साल के लिए, इतने साल के लिए, है ना। जब भी दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान होता है, किसी प्रकार की वो एक्सरसाइज होती है, उस वक्त जो है आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है दोनों देशों को देना पड़ेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत के लिए बच्चे बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके, ठीक है। भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो हम रसिया और अगर इंडिया की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आसपास नहीं है दोनों देश, ठीक है। तो जब हम रसिया से कोई चीज मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें बच्चे आपका जो वहां से यहाँ तक पहुंचने का जो उन चीजों का रास्ता होता है, उसमें बीच में बहुत सारी जो है आपका चीजें इंडिया को जो है आपकी देनी पड़ती है। उसमें आपका क्या होता है कि जो भी चीजें हम खरीदते हैं वो आपका महंगा भी हो जाता है, ठीक है। जितनी भी आपकी जो है ड्यूटीज हम पे करते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है आपकी क्लियर होंगी। और भारत का जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगी डिफेंस के सेक्टर में, है ना, डिफेंस के सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे आपका एग्रीमेंट है। क्योंकि अधिकतर आप लोगों ने चीजें नोटिस की होंगी कि रसिया से हम बहुत ज्यादा जो है आपका डिफेंस की चीजें जो है खरीदते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका चीजें जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगी आने वाले समय में। तो ये आपको याद रखना है कि एग्रीमेंट हमने रसिया के साथ में साइन किया है। छोटी कहानियों का कलेक्शन, एक कलेक्शन का नाम है द 11th आवर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रिसेंटली बच्चे ये आपकी बुक लिखी है, और ये बुक है आपके सलमान रश्दी की, ठीक है। सलमान रश्दी की किताब है, अभी इनका जो है ये सबसे लेटेस्ट नोवेल है। इनकी कुछ किताबें मैं आपको और बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। द सैटनिक वर्सेस इन्होंने लिखी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बुक है। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी जो है आपकी बुक है। द 11th आवर अभी आपकी 2025 की बुक है। एक 2024 में इन्होंने नाइफ नाम से जो है आपका एक बुक निकाली थी, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो बुक है
दूसरी विक्ट्री सिटी है, 2023 में आपकी बुक आई थी। शेम आई थी 1983 में, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इमेजिनरी होमलैंड्स, ये भी इन्हीं की बुक है। तो मतलब ये वो किताबें हैं सलमान रश्दी के जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। सबसे ज्यादा जो आपकी किताबें हैं ना बच्चे जो एग्जाम में पूछी गई है, द सैटनिक वर्सेस है, मिडनाइट चिल्ड्रन है, जो पुरानी इनकी किताब है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। विक्ट्री सिटी अभी 2023 में जो बुक आई थी इनकी, है ना, तो उस दौरान जो एग्जाम्स हुए थे वहां पे बहुत ज्यादा इसे पूछा गया था। 2023 की बुक है विक्ट्री सिटी। तो अभी जो आपकी 2025 की बुक है द 11th आवर, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये दोनों स्टैटिक में बहुत ज्यादा पूछी गई एग्जाम में, इनको याद रखना कि ये सलमान रश्दी की किताबें हैं। और जो नई है बच्चे 2025 की हो गई, 2023 की हो गई, है ना, ये 2024 की बुक है नाइफ वाली, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये राइटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बन गया है कौन से नंबर का? ये बन गया है बच्चे 19वें नंबर का, ठीक है। रसिया बिग कैट अलायंस का 19वें नंबर का सदस्य बन गया है, आपको याद रखना है। और ये जो बिग कैट अलायंस है ये भारत के द्वारा शुरू किया गया एक अलायंस है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF 2025 की थीम क्या है? थीम इसका पूछा जाता है। आप कहेंगे कि कैसे क्वेश्चन बता रही है मैम, है ना, ये तो आते नहीं है। लेकिन IISF बच्चे आपका जो है ना, ये आपका एक साइंस फेस्टिवल होता है हर साल जो है। एक तो इसका वेन्यू भी बदलता है, तो वेन्यू आपको पूछा जाएगा, तो वेन्यू आपको याद रखना है पंचकुला, ठीक है। पंचकुला हरियाणा में बच्चे आपका इसका वेन्यू रहा है हरियाणा में, ठीक है। और दूसरा जो है इसकी थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, इसकी थीम भी पूछी जाती है, तो याद रखना विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये जो है इस बार की थीम रही है इसकी, विज्ञान से समृद्धि। अगला बच्चे इंटरपोल रेड नोटिस क्या है? पहले ये इंटरपोल का रेड नोटिस खबरों में क्यों है ना, पहले तो सवाल यही आता है। क्या है तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताओ कि क्यों है ये, ठीक है। तो इंटरपोल से अगर हम बात करें, ये जो रेड नोटिस है आपका, तो रिसेंटली क्या हुआ, द मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इन अ कोऑर्डिनेट ऑपरेशन विद द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज सक्सेसफुली अप्रीहेंडेड एन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर वांटेड अंडर एन इंटरपोल रेड नोटिस। अब देखो बच्चे क्या हुआ है अभी हाल ही में, जो हमारी मध्य प्रदेश राज्य की जो मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो एक ऑपरेशन चला रहे थे और उस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने क्या करा, एक बहुत ही वांटेड क्रिमिनल को पकड़ा, है ना, जो वन्यजीव क्रिमिनल होते हैं ना, नाम जो है आपको नहीं याद रखना है। तो इंटरपोल की रेड नोटिस में जो है उस अपराधी का नाम था, तो उस अपराधी को जो है आपका भारत के द्वारा जो है आपका पकड़ा गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर था, ठीक है, और इंटरपोल की रेड नोटिस बचे उसके लिए जारी की गई थी, तो वो जो है फाइनली आपका भारत में पकड़ा गया है, सिक्किम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि ये इंटरपोल रेड नोटिस होता क्या है, ठीक है। तो रेड नोटिस बच्चे आपका क्या है, रिक्वेस्ट टू पुलिस ग्लोबली टू लोकेट एंड प्रोविजनली अरेस्ट अ पर्सन पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन और लीगल एक्शन। दुनिया भर की पुलिस से किसी व्यक्ति को ढूंढने और एक्स्ट्राडिक्शन या फिर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रोविजनल रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध, ठीक है। तो इंटरपोल जो है आपका ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली बच्चे पुलिस संगठन है, ठीक है, और इनके द्वारा जो है रेड नोटिस जारी किया गया था इस अपराधी के लिए, जो कि फाइनली जो है आपका भारत में पकड़ा गया है, ठीक है। तो याद रखना कि इंटरपोल का रेड नोटिस क्या होता है, एक प्रकार का बच्चे आपका ये वारंट होता है, जैसे कि दुनिया भर के लिए जारी कर दिया जाता है कि किसी भी देश की पुलिस को अगर ये अपराधी मिलता है तो उसे जो है पकड़े, है ना। तो इस तरीके का जो है आपका ये एक तरीके से आग्रह है ना, अंतरराष्ट्रीय पुलिसों के लिए। अच्छा, आपका है SSW, इसका फुल फॉर्म याद रखना, आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है, खास करके RRB में, है ना, वहां पे इन्वायरमेंट बच्चे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो RRB में जो है आपका SSW क्या है, सडन स्टेटोस्फेरिक वार्मिंग, SSW, ठीक है, सडन स्टेटोस्फेरिक वार्मिंग। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है यानी कि जो समताप मंडल है उसके तापमान में वृद्धि होना, ठीक है। और सडन का मतलब क्या है कि अचानक से वृद्धि होना, ठीक है। तो ये आपका चर्चाओं में क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में एक मौसम विज्ञानी ने एक और सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग की घटना की चेतावनी दी है, जिससे कि इस महीने के आखिर में अमेरिका के कुछ हिस्सों में तापमान औसत से नीचे जा सकता है। अब देखिए बच्चे, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये जो आपका SSW है ना, इसका मतलब क्या होता है। पहले तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है आपका क्या है, ये समताप मंडल में होने वाली जो है आपकी एक घटना है, ठीक है। अब क्या होता है, जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है
अगर वो तेजी से बढ़ोतरी जो कि अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है, अगर बच्चे वहां पे जो है टेम्परेचर, ठीक है, बहुत तेजी से अगर बढ़ता है तो उस घटना को जो है आपका SSW कहा जाता है, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग उसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर का जो तापमान है वो जो है अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो SSW की घटना हो रही है। और रिसेंटली जो है आपका जो हमारे साइंटिस्ट है, ठीक है, जो मौसम विज्ञानी है, उन्होंने जो है आपका इस घटना के होने की जानकारी दी थी, इसीलिए आपका ये चर्चाओं में था। ठीक है, अगला बच्चे, हाल ही में खबरों में रहा वियरेबल डिवाइस द टेम्पल इन कामों में से किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो ये आपकी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, साइंस एंड टेक में भी आपका ये आएगा। ठीक है, जोमेटो बच्चे आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर लिया होगा, जोमेटो नहीं किया होगा तो स्विगी किया होगा, दोनों एक ही तरीके की जो है आपकी ऑनलाइन डिलीवरी जो है फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। तो जोमेटो के जो बच्चे CEO है ना, इनका नाम है दीपेंद्र गोयल। इन्होंने हाल ही में टेम्पल नाम का एक वेयरेबल यानी कि पहनने वाला डिवाइस अनाउंस किया है। अब ये टेम्पल बच्चे है क्या? ठीक है, उसी बारे में क्वेश्चन आपका बना है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ब्रेन ब्लड फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस है। इसे रियल टाइम में और लगातार ब्रेन फ्लो को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिवाइस ग्रेविटी एंजिंग हाइपोथेसिस पर रिसर्च का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि आपका एक टेम्पल नाम का डिवाइस है जिसे कि लॉन्च किया गया है दीपेंद्र गोयल के द्वारा, जो कि CEO है जोमेटो के। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि क्या काम करेगा, ये जो ब्रेन ब्लड फ्लो है उसको जो है रियल टाइम में मेजर करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मेजर ब्रेन ब्लड फ्लो इन रियल टाइम। ठीक है, कि आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो कितना है उसको मेजर करने के लिए। अगले बच्चे, नीति आयोग ने किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया? प्रोडक्शन के कारण। ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारण इस स्टेट को जो है हमारे नीति आयोग ने कहा कि ये जो है आपकी अदरक की राजधानी है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका कौन सा राज्य है? मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चे आपको याद रखने हैं, कौन से राज्य को कहा है? मिजोरम को कहा है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के डॉक्टर बाबा आधव, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनको इनमें से कौन सी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इनको बच्चे याद रखना, महाराष्ट्र सरकार ने जो है जितने भी यहाँ पे टॉप के लीडर्स है ना, उन्होंने जो है आपका इनके जो इनका देहांत हुआ है उस पर जो है बच्चे अपनी अपनी संवेदना उन्होंने जारी की है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और इनका जो संबंध रहा है ना वो रहा है आपका हमाल पंचायत। ठीक है, हमाल पंचायत और एक गांव एक पानी का सोर्स। ठीक है, ये बच्चे बेसिकली इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम है, इनिशिएटिव्स है। इन इनिशिएटिव को जो है आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर बाबा आधव के द्वारा बहुत काम किया गया, बहुत कंट्रीब्यूट किया गया है। हाल ही में इनका देहांत हुआ है। ठीक है, अगला विषय, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है? एक तो भारत की रैंक आपको याद रखनी है और भारत का स्कोर आपको याद रखना है। तो भारत की रैंक जो है 96 है और भारत का स्कोर जो है आपका 38 है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत जो है आपका 96 नंबर पे है, 96 पोजीशन पे है। और कितने नंबर आए हमारे 100 में से? हमारे आए हैं 38, हमारा स्कोर रहा है 38। ठीक है, तो 96 पोजीशन पे जो है इंडिया आपका है। ठीक है, किसके मामले में? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में। अच्छा, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को IMF ने इन वजहों से दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम माना है। ये खबर आप लोगों को डिटेल में मैंने बताई थी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने क्या कहा है कि UPI जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम है। इस प्रकार का जो है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को करने वाला सिस्टम है। तो सबसे ज्यादा जो है आपका किस वजह से कहा गया है, इसके पीछे का बेस क्या है बच्चे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ पे देखिए यूजर्स की संख्या ज्यादा है इसलिए, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हुई है इसलिए, या फिर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि पैसा बहुत ज्यादा कमाया है इस कंपनी ने इसलिए, या फिर रेवेन्यू जनरेट बहुत ज्यादा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो इसका बच्चे आपका है, इसका है ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के कारण। ठीक है, ये दुनिया का रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम सबसे बड़ा बना है। ठीक है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोटल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है उनमें से जो 49% ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ जो है UPI के थ्रू हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आपका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के कारण से दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम माना गया है। अगला बच्चे आपका है AV स्प्रे। ठीक है, AV स्प्रे 10C, इसका मतलब क्या है? ये AV स्प्रे क्या है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो आपको बताना है। और दूसरा जो है इसके बारे में थोड़ा सा और चीजें आपको, क्योंकि बच्चे ये जो आपके क्वेश्चंस है ना ये भी आपका वही है कि एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम आएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका एक ड्रोन है। ठीक है, ये जो आपका है ना AV स्प्रे, ये आपका एक ड्रोन है, एक कॉम्पैक्ट बैकपैक साइज स्प्रेइंग ड्रोन है।
ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा बच्चे, इसका इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर में, ठीक है, याद रखना। ये जो है आपका एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एविरोनिक्स, ठीक है, कंपनी का नाम है, चीनी बेस्ड डीप टेक ड्रोन कंपनी है। इन्होंने जो है आपका एवी स्प्रे 10C नाम से बनाया है, कॉम्पैक्ट एग्रीकल्चरल ड्रोन डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म क्रॉप स्प्रिंग इकोनॉमिक्स अक्रॉस इंडियन फार्मलैंड, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, ये जो है आपका स्प्रे करने के लिए। अब स्प्रे करने के लिए बहुत सारी चीजें, फार्मर को आप लोगों ने देखा होगा कि कंधे पे जो है आपका बैग टांगा रहता है ना, एक जो है आपका एक बर्तन टांगा रहता है जिसमें कि आपका कीटनाशक भी हो सकता है, जिसमें आपका फर्टिलाइजर भी हो सकता है ना, उसको जो है स्प्रे किया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है खेतों में। तो अभी जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है, एक ड्रोन आपका है जो कि स्प्रेइंग ड्रोन है, ठीक है, और इसका नाम है एवी स्प्रे 10C, ठीक है। अगला बच्चे, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को जेdah में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 5वें एडिशन में सम्मानित किया गया है। तो उन्हें इनमें से कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है, याद रखना, आलिया भट्ट को इनमें से कौन सा अवार्ड दिया गया है, यह है आपका गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड, ठीक है, गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड इसका नाम है। इनको जो है आपका यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन उल्टा हुए पूछा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड कौन सी भारतीय अभिनेत्री को दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चे कि आलिया भट्ट को दिया गया है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल किस शहर में लॉन्च किया गया है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एक जहाज, ठीक है, ये जो है आपका वाराणसी में लॉन्च किया गया है। आप लोगों को अगर याद हो, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, राजस्थान में होने वाली हरिमोह शक्ति 2025 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भारत और कौन से देश के बीच में होती है, तो हरिमोह शक्ति बच्चे आपके राजस्थान में हो रही है इस साल, और ये हमेशा जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो याद रखना इस बार राजस्थान में कंडक्ट किया जा रहा है। अगला जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.25% तक लाने के लिए इसमें कितनी कटौती की है, कितना बेसिस पॉइंट जो है इसको कम किया गया है। इसके क्वेश्चन बच्चे बहुत सारे प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहले कितना था रेपो रेट, कटने के बाद में कितना हुआ है रेपो रेट, ठीक है, कितने की कमी की गई है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। सबसे पहले बच्चे, जो कटौती की है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, वो की है आपकी 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट जो है आपका कर दिया गया है। तो पहले जो रेपो रेट था ना आपका, वो कितना था आपका 5.50, पहले कितना था आपका 5.50 था, 25 इसमें से घटा दिया है तो 5.25% हो गया है। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितना है, वो भी पूछा जा सकता है। 5.25% बचे आपका ये हो गया है, ठीक है, और ये रेट ऐसे समय पर हुआ है जबकि महंगाई काफी कम होकर के 2.2% हो गई है, और Q2 में जीडीपी ग्रोथ भी आपका 8% तक जो है आपका पहुंच गई है, ठीक है। तो याद रखना कि रेपो रेट जो है आरबीआई के द्वारा घटा दी गई है। अगला है, आईसीसी और माइंड द ब्रिज की 2025 ग्लोबल टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को मान्यता मिली है, कौन सी कंपनी को इस बचे लिस्ट में रखा गया है, तो यह है आपका बीपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल यानी कि आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2025 के ग्लोबल टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स लिस्ट में खास जगह बनाई है, और इस पूरी लिस्ट में जो है इकलौती भारतीय कंपनी है बच्चे, ठीक है, इकलौती भारतीय कंपनी है जिसको कि यहाँ पे जगह मिली है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका, किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी रेगुलराइजेशन और ऑनलाइन ई खाता सर्विस के लिए अपग्रेडेड ई स्वातु 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सबसे पहले बच्चे, इस प्लेटफॉर्म का जो मकसद है वो है लगभग जो ग्रामीण प्रॉपर्टीज है, 95 लाख ग्रामीण प्रॉपर्टीज है, उनको टैक्स फ्रेमवर्क के तहत लाकर उन्हें रेगुलराइज करना, जिससे कि राज्य के 2000 करोड़ तक का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तो ई स्वातु 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चे आपका बनाया गया है। इससे क्या किया जाएगा, जितनी भी जो है जो ग्रामीण प्रॉपर्टी है जो कि अभी तक जो है आपका लीगलाइज नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, उसको जो है आपका डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो ये स्टेट कौन सा है आपका, कर्नाटका, कर्नाटका सरकार के द्वारा ई स्वातु 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अच्छा, किस देश ने 2025 में भारत को फाइनल में 1-0 से हरा करके अपना पहला सुल्तान अजलान शाह कप जीता है? ये बच्चे आपका हॉकी का होता है, ठीक है। फाइनल में बेल्जियम ने जीता है, भारत को जो है सिल्वर मेडल मिला है, हम क्योंकि फाइनल में हार गए हैं बेल्जियम से, ठीक है।
अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कौन से शहर में किया है? अर्थ समिट 2025, अर्थ समिट 2025 ये आपका कहाँ पर हुआ है? आपको याद रखना बच्चे, इस बार ये आपका गुजरात में हुआ है, और गुजरात कहाँ पे? गांधीनगर में। ठीक है, अमित शाह के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था, तो याद रखना है आपको। अगला है वाशिंगटन डीसी में हुए 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी के दौरान पहला फीफा पीस प्राइज किसे मिला है? तो पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। किसने दिया है? यानी इन्फेंटिनो ने दिया है। ठीक है, याद रखना बच्चे। ठीक है, फीफा के हेड को भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है, तो फीफा पीस प्राइज जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप को मिला है 2025 में, आपका पहली बार दिया गया। अगली न्यूज आपके अपॉइंटमेंट की है टीएसडीसी। ठीक है, जो आपका टीएसडीसी है बच्चे, टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरपर्सन और एमडी के रूप में जो है आपका किसे चुना गया है? तो ये आपकी क्या है? एक अपॉइंटमेंट है। तो सिपन गर्ग इनका नाम है। सिपन गर्ग को टीएसडीसी के सीएमडी के रूप में और इसके जो है चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। अगला है, कौन सी कंपनी भारत के एआई पावर्ड टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा लॉन्च कर रही है? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है बच्चे। एक कंपनी का नाम है डिलॉयट। आप लोगों ने कभी सुना अगर हो डिलॉयट, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। टैक्स प्रज्ञा, ठीक है, ये टैक्स प्रज्ञा क्या है? ये एआई पावर्ड टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म है, यानी कि एआई से चलने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, डिलॉयट कंपनी के द्वारा बच्चे इसे बनाया गया है ना। ये इंडिया एलएलपी ने टैक्स प्रज्ञा लॉन्च किया है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म है। इसे प्रोफेशनल्स को भारत के लगातार जटिल होते टैक्स सिस्टम में ज्यादा तेजी और सटीकता से काम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो टैक्स प्रज्ञा है बच्चे, ये जो है आपका डिलॉयट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला ओडीआई शतक बनाया है? और सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले ये छठे भारतीय भी बन गए हैं। सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले ये छठे भारतीय भी बन गए हैं। इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल बच्चे। सभी फॉर्मेट का मतलब क्या है? आपके क्रिकेट में जो फॉर्मेट होते हैं, आपका टेस्ट होता है, ओडीआई होता है, टी20 फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो सभी फॉर्मेट में जो है शतक लगाने वाले छठे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यशस्वी जायसवाल। दिसंबर 2025 में कौन सा देश पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा? इसे आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ये इस बार जो है आपका भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि है कहाँ पे? तो हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है बच्चे, उनके द्वारा इसे जो है आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और नई दिल्ली में जो है आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज के ऊपर समिट है? ये है आपका WHO ग्लोबल समिट। ठीक है, आपका आयुर्वेद चिकित्सा के ऊपर। अच्छा, नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है आपका गाजियाबाद को बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे PM 2.5 की जो मात्रा है, सांद्रता है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित शहर जो है आपका गाजियाबाद बन गया था। यहाँ पे PM 2.5 का जो लेवल है वो 224 रिकॉर्ड जो है आपका किया गया, जो कि इस समय जो है बाकी आसपास की जो जगह है बच्चे, वहां से बहुत ही ज्यादा था, है ना। और बाकी अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे गाजियाबाद में 224 है आपका। उसी समय दिल्ली में जो है आपका 215 था। ठीक है, तो दिल्ली से भी ज्यादा बचे यहाँ पे आपका PM 2.5 की सांद्रता हुई थी, जिसके कारण ये आपका सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना। अच्छा, यूट्यूब में उनकी लीडरशिप के लिए टाइम के 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन बच्चे इस तरीके की टाइटल जो है आपकी जारी करती है साल के अंत में। तो अभी जो है 2025 जो है आपका खात्मे पे है ना, मतलब कि खत्म होने वाला है। तो यूट्यूब के जो आपके CEO हैं, इनका नाम आपको याद रखना है बच्चे। यूट्यूब के CEO वर्तमान में है आपके मिस्टर नील मोहन। ठीक है, नील मोहन है, तो इनको टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर चुना है 2025 के लिए। ठीक है, याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ग्लोबल AI शो 2025, जिसकी थीम AI 2031 है। ये कहाँ हो रहा है, जो कि खुद को एक बहुत बड़े इनोवेशन हब के तौर पर पेश कर रहा है। तो ये आपका काफी चर्चाओं में बच्चे ग्लोबल AI शो, अगर आपने देखा होगा, है ना, काफी ज्यादा जो है आपका इंटरनेट पे ये आपका चल रहा है। तो अभी धाबी के द्वारा इसे आपका एक तरीके से होस्ट किया जा रहा है, ग्लोबल AI शो। ठीक है, 2025 के नाम से है ये, और इसकी थीम रखी गई है AI 2031। ठीक है, 2031 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लाइमेट लीडरशिप के लिए UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो एक भारतीय है जिनको कि UNEP ने ये पुरस्कार दिया है। इनका नाम बच्चे सुप्रिया साहू। ठीक है, सुप्रिया साहू को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ
2025 का पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम इनके देखें कंट्रीब्यूशन, तो तमिलनाडु सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं सुप्रिया साहू। ठीक है, इनकी शानदार क्लाइमेट लीडरशिप के लिए मशहूर यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, सुप्रिया साहू 2020 की झड़प में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑफिशियली इसे दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहा गया है। तो ये बच्चे आपका एक जगह है गलवान। ठीक है, और गलवान वैली कहाँ पे? गलवान बेसिकली बच्चे एक रिवर का नाम है। ठीक है, उसी रिवर के नाम पे जो है इस वैली का नाम पड़ा हुआ है। तो ये जो है आपके लद्दाख में है। ठीक है, गलवान घाटी ये कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में है। और 2020 में चाइना के साथ में हमारी झड़प हुई थी, जिसमें कि 20 शहीद जो है आपके 20 सैनिक शहीद हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि सर प्रोग्राम के तहत अपनी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है आपका राजस्थान। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में बच्चे सर जो है ना, सर ये है आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये बेसिकली क्या है? ये एक प्रकार का सर्वे है। अभी भारत सरकार ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में जो है आपका लगभग 20 जो राज्य हैं वहां पे आपका सर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में, केरला में नहीं होगा क्योंकि वहां पे चुनाव होने हैं। तो सर का मतलब क्या है? एक प्रकार का ये सर्वे है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि उस राज्य की जो वोटर लिस्ट है वो कितनी सही है। ठीक है, कहीं कोई वहां पे आपका इनएलिजिबल व्यक्ति जो कि वोटर है भी नहीं, है ना, तो तभी भी उसमें अगर लिस्ट में नाम है तो उनको वहां से रिमूव किया जाएगा, और जो एलिजिबल वोटर है उसको वहां पे ऐड किया जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? अपडेशन हो रहा है वोटर लिस्ट का। ठीक है, तो ये जो है आपका बच्चे सर ऐसे नहीं कि पहली बार हुआ है, लास्ट टाइम जो है आपका 2003-2004 में हुआ था। उसके बाद में जो है आपका बच्चे ये अभी हो रहा है 2025 में जो है आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो याद रखना सर का मतलब है आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें आपका वोटर लिस्ट को एक तरीके से अपग्रेड किया जाता है, उसके ऑथेंटिकेशन को जो है जांचा जाता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है आपका। ठीक है, और सबसे पहले जो है आपका राजस्थान ने काम पूरा कर लिया है। तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि सर प्रोग्राम के तहत अपनी पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये है आपका राजस्थान, याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज का जो सेशन है उसे हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके अलावा जो है आपका आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी जेई बच्चे आपका अभी फरवरी में है ना, आरआरबी जेई के लिए बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है। फरवरी मार्च में जो है आपका CBT 1 कंडक्ट करवा दिया जाएगा। आप थोड़ा सा बाकी एग्जाम्स की तरफ भी अभी लीन है, मुझे मालूम है ना। DRDO भी बीच में आ गया है, और भी बहुत सारी जो है आपके एग्जाम्स हैं। तो थोड़ा सा संभल करके देख करके जो है आपको अपना टारगेट चुनना है कि मुझे कहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। और अगर एक साथ जो है 2-3 टारगेट है तो उसके लिए कैसे मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज मत रहिएगा, माइंड में क्लियरिटी रखिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक साथ बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करते हैं, ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है बच्चे, पॉसिबल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस हिसाब से जो है अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जहाँ पे मेरी कमजोरियाँ हैं वहाँ पे मुझे कितना समय देना है, मेरी स्ट्रेंथ है वहाँ पे मुझे कितना समय देना है, इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि फाइनली कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ, है ना बच्चे। अब जब हम तैयारी शुरू करना कभी भी जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई एक जॉब तो ऐसी होती है, या फिर एक आपका एक ड्रीम जॉब हम जिसे कह सकते हैं कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, है ना, जहाँ से आप मतलब आपको खुद से लगता है कि मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे काम करूँ। हो सकता है कि DRDO आपके लिए वो जॉब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए RRB आपके लिए वो जॉब हो। ठीक है, तो जहाँ पे आपका दिल कहता है वहाँ पे आप मेहनत भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक ऐसा जो है उद्देश्य आपके पास में हमेशा होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ के लिए मेहनत कर सकता हूँ, मैं यहाँ के लिए फाइट कर सकता हूँ। ठीक है, उस टारगेट को हमेशा पकड़े रखिए, और साथ साथ में बाकी जो एग्जाम आपके साथ में आ रहे हैं उनको भी जो है आप प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और क्लियरिटी एग्जाम में डिफरेंसेस क्या है, अगर RRB और DRDO के बीच में अगर दोनों के लेकर आप चल रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर भी बच्चे वैसे आप लोग बहुत बड़े हैं, है ना, उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस बच्चे ने डिप्लोमा किया है, डिग्री कर लिया है, 12th कर लिया है, वो अपने आप में जो है बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, एक्सपोजर बहुत सारी चीज़ों का आपके पास में है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मालूम है, जो नहीं भी पता होना चाहिए वो भी आपको पता है ना। तो इस
आधार पे मैं कह रही हूँ कि बड़े हैं आप लोग, तो ऐसा डिसीजन लेना मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लें खुद के लिए ये वाला डिसीजन। लेकिन फिर भी अगर नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पे आप जो है बीच में अटके हुए हैं, ठीक है, कहीं पर डायलेमा में फंसे हुए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो यहाँ पे बच्चे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। स्टडी मटेरियल तो आपको मिलता ही है, कोर्सेज में मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है, लेकिन उस स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कैसे करना है, उसे कैसे जो है हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम सक्सेस हो जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हर बच्चे को नहीं मालूम होती हैं। तो वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए जो है आपका टेलीग्राम चैनल है ना। यहाँ पे आपके सीनियर्स भी हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट में वो भी हैं, उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं, हम मुझसे डायरेक्ट जो है आप लोग बात कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर किसी भी प्रॉब्लम से आप अगर गुजर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आप बच्चे बेझिझक मुझे मैसेज करिए, ठीक है, रिप्लाई आपको मिलेगा और एक बहुत अच्छी डायरेक्शन जो है मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करती हूँ। और बहुत बार मतलब ज़्यादातर परसेंटेज जो है कि मैं सक्सेस रहती हूँ उस चीज़ में, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चे ये करना है, आप जो है अगर किसी वैसे दुविधा में नहीं फंसे हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप किसी प्रकार की दुविधा में ना हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं मालूम है, चीज़ें फंस रही हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और अपनी जो भी मन की जो भी शंका है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।